हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। आपके पास लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया था वो जालक ऊर्जा था। आज अपन जालक ऊर्जा को कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए अपन समीकरण ज्ञात करें, लिखेंगे बॉन्ड समीकरण। बॉन्ड हेबर चक्र या बॉन्ड समीकरण के द्वारा अपन किसी यौगिकों की जालक ऊर्जा का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अपन जालक ऊर्जा को दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो प्रायोगिक होता है, एक सैद्धांतिक होता है। प्रायोगिक में अपन बॉन्ड समीकरण का उपयोग करते हैं, अपन आसानी से जालक ऊर्जा को पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी कितनी जालक ऊर्जा होगी। फिर अपन एक प्रायोगिक तरीके से अपन सैद्धांतिक प्रायोगिक तरीके से अपन किसी बॉन्ड हेबर चक्र साइकिल के द्वारा, बॉन्ड हेबर साइकिल के द्वारा भी अपन किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जालक ऊर्जा को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आज अपन देखेंगे सबसे पहले इक्वेशंस अपने पास होगी, वो होगी बॉन्ड समीकरण। ठीक है भाई, बॉन्ड समीकरण। बॉन्ड समीकरण क्या होता है? बॉन्ड समीकरण तो अपन कहते हैं जालक ऊर्जा को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए जो समीकरण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड समीकरण कहते हैं, जो आयनों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण पर आधारित होता है। जो आयनों के मध्य किस पर आधारित होता है? आयनों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण पर क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है, कि आयंस के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण के आधार पर एक समीकरण दिया गया जिसे अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड समीकरण कहते हैं। बॉन्ड समीकरण U इक्वल टू होता है, ठीक है, U का मतलब अपने पास क्या है? जालक ऊर्जा। U इक्वल टू अपने पास बॉन्ड समीकरण, U का मतलब क्या हो गया अपने पास? जालक ऊर्जा। क्या होता है भाई? माइनस N नॉट A Z प्लस Z माइनस, ठीक है, N नॉट A Z प्लस Z माइनस ए स्क्वायर अपॉन डी 1 माइनस 1 अपॉन एन। ये आपके पास क्या होता है? समीकरण होता है जिसे बॉन्ड समीकरण कहते हैं। इस बॉन्ड समीकरण के द्वारा किसी भी यौगिक की जालक ऊर्जा का क्या किया जा सकता है? कैलकुलेशन की जा सकती है। U इक्वल टू माइनस एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन डी 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 1 अपॉन एन। इस समीकरण का उपयोग करके अपन किसी भी यौगिक की जालक ऊर्जा का क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर एन नोट अपने पास होगा, U मतलब अपने पास है जालक ऊर्जा और एन नोट अपने पास है अवोगाद्रो। U इक्वल टू क्या होगा अपने पास? जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, राइट। एन नोट मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या क्या होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 23 इंटू 10 अवोगाद्रो संख्या। ठीक है भाई, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.023 इंटू 10 पावर 23 अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, एन नॉट जेड प्लस ए क्या है अपने पास? मेडुलिंग स्थिरांक होता है, मेडुलिंग स्थिरांक। ए क्या है अपने पास? मेडुलिंग स्थिरांक, मेडुलिंग स्थिरांक। ठीक है, क्या अपने पास? एम एन क्या है? मेडुलिंग स्थिरांक, मेडुलिंग स्थिरांक। एन क्या अपने पास? बॉन्ड स्थिरांक, जिसका मान आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या होता है? बढ़ता है। एन का मतलब अपने पास क्या है? बॉन्ड स्थिरांक, बॉन्ड स्थिरांक, जिसका मान अपने पास किस पर डिपेंड करता है? इसमें उपस्थित है इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करता है? डिपेंड्स करता है। एन का मान किस पर डिपेंड करता है? कि आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है तथा इसके साथ बढ़ता भी है। आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, कि आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं?
बॉन्ड एवन स्थिरांक एन की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका क्या कर लेंगे, एन की वैल्यू अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट की जा सकती है। ई अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, स्मॉल ई आपके पास होगा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ई इक्वल टू होगा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हाँ जी भाई, जेड प्लस और जेड माइनस, जेड प्लस और जेड माइनस क्या होगा अपने पास, हाँ जी, जेड प्लस और जेड माइनस क्या अपने पास, धनायन तथा ऋणायन पर उपस्थित आवेश, धनायन तथा ऋणायन पर उपस्थित आवेश, धनायन तथा ऋणायन पर उपस्थित आवेश। जेड प्लस और जेड माइनस क्या होगा अपने पास, धनायन तथा ऋणायन पर उपस्थित आवेश। मैं नीचे लिख लेता हूँ इसे, जेड प्लस और जेड माइनस, ठीक है भाई। सबकी वैल्यू की डी अपने पास क्या है, तो अब अंतरानाभिकीय दूरी डी क्या होगा अपने पास, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतरानाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी। इन सभी का पता करके अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर चालक ऊर्जा की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है, किसके द्वारा, बॉन्ड समीकरण का उपयोग करके। U अपने पास होगी चालक ऊर्जा, एन नोट अपने पास हो गया U इक्वल टू माइनस एन नोट, माइनस का मतलब यहाँ से ऊर्जा रिलीज हो रही है ना कि यहाँ पर कोई साइन नेगेटिव का मतलब केमिस्ट्री में नहीं कि वो वैल्यू नेगेटिव हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कि ऐसे ऊर्जा क्या हो रही है अपने पास, रिलीज हो रही है। तो यदि अपन यहाँ पर बात करें कि आपके पास U इक्वल टू क्या है, चालक ऊर्जा, एन नोट इक्वल टू अपने पास है अवगाद्रो संख्या, और A अपने पास है मॉड्यूलिंग स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद में N अपने पास है बॉन्ड स्थिरांक, जो कि आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करता है, निर्भर करता है, आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करता है, निर्भर करता है। E पे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जेड प्लस और जेड माइनस है धनायन तथा ऋणायन पर उपस्थित है आवेश, और डी क्या है यहाँ पर, अंतरानाभिकीय दूरी, ठीक है। इसका उपयोग करते हुए अपन किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए अपन बॉन्ड समीकरण का उपयोग करके किसी भी आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड अपन एक एग्जांपल्स ले रहे हैं NaCl का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन, NaCl का, कि यदि NaCl की क्रिस्टल के उपयुक्त समीकरण से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी चालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो NaCl क्रिस्टल के लिए यदि मैं कहूँ आपसे कि NaCl क्रिस्टल के लिए चालक ऊर्जा की गणना करो, एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ कि उपरोक्त समीकरण का उपयोग करते हुए अपन NaCl क्रिस्टल के लिए चालक ऊर्जा की गणना करो। NaCl क्रिस्टल के लिए चालक ऊर्जा की गणना, तो इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या दे रखी है, तो देखो यहाँ पर डी की वैल्यू दे रखी है आपको इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले मैं डी की बात करूँ तो डी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.7276 पिकोमीटर, राइट। उसके बाद में आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल टू दे रखा है 1.768 दे रखा है, 748 दे रखा है, 1.748। ए के बाद में आपके पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी है एन की, एन इक्वल टू अपने पास NaCl के लिए 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अपने पास कितना हो रहा है, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, 8, ठीक है। डी की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी। Na+ और Na- के लिए अपन को क्या लिखना है अपने पास, चालक ऊर्जा NaCl की चालक ऊर्जा की क्या करनी है अपन को, गणना करनी है, ठीक है भाई। और एन नोट अपने पास कितना देखा है, वही 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है।
अब इसे अपन क्या कर देंगे, अपने पास जो समीकरण है उसमें पुट कर देंगे। समीकरण में पुट करके अपन इसकी चालक ऊर्जा की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। ठीक है भाई, जो कि उसका प्रायोगिक मान, जैसे आप इसे इस इक्वेशंस को समीकरण नंबर इस समीकरण में पुट करोगे, u इक्वल टू माइनस एन नॉट, ए की जगह ए, जेड प्लस जेड, धनायन तथा ऋणायन के लिए +1 -1। ठीक है, ई का अपने पास एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो रहा है 1 - 1/n, एन की वैल्यू अपने पास 8 आ गई तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है भाई, और डी की वैल्यू अपने दे ही रखी है। जब इसकी वैल्यू को आपको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो प्रायोगिक मान है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अपने पास उतनी ही आती है जितनी लगभग आपके पास प्रायोगिक मान के लगभग इसकी वैल्यू आती है, -770 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्या आती है, वैल्यू आती है, किलो जूल पर मोल के समथिंग इसकी क्या आती है, वैल्यू आती है। जब आप इसे इस समीकरण में पुट करोगे, ऊपर वाले समीकरण में आप जब पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास, -770, ठीक है, किलो जूल पर मोल, जो कि इसके प्रायोगिक मान की और सैद्धांतिक मान की वैल्यू लगभग क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है भाई, अब किसी भी समीकरण के लिए आपको किसी भी क्रिस्टल के लिए यदि जालक ऊर्जा की गणना करनी है तो बॉर्न समीकरण का उपयोग करके उस जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। इसे कहते हैं अपन बॉर्न समीकरण। एक आपके पास जो दूसरा समीकरण होता है उसे बोला जाता है बॉर्न हैबर समीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं बॉर्न हैबर चक्र, साइक्लिक कि साइकिल प्रोसेस के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। साइक्लिक प्रोसेस साइंटिस्ट बॉर्न व हैबर ने दोनों ने अपनी सैद्धांतिक आधार पर ये प्रूव किया है कि प्रयोगों के आधार पर प्रूव किया कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तो कुल परिवर्तन अपने पास ऊर्जा परिवर्तन लगभग बराबर होता है। मतलब कोई ना तो ऊर्जा परिवर्तन में कमी होती है, ना ही क्या होती है, वृद्धि होती है। लगभग कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, अपने पास बराबर होता है। और वहां से जो ऊर्जा निकलती है, मतलब वहां से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन कह रहे हैं कि यदि क्रियाकारक से उत्पाद बना रहे हैं तो क्रियाकारक से उत्पाद बनाते समय कुल ऊर्जा परिवर्तन अपने पास क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट ज्ञात कर रहे हैं जालक ऊर्जा ज्ञात करने का दूसरा तरीका अपन देख रहे हैं जो कि ऊष्मा का रासायनिक तरीका है। ठीक है, ऊष्मा कौन सा तरीका अपने पास, रासायनिक तरीका है, और ये हेस के नियम पर क्या है, आधारित है। ठीक है भाई, ठीक है, बॉर्न हैबर चक्र क्या है अपने पास, बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर साइकिल, जो कि रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन पर क्या है, आधारित है, तथा हेस के नियम के अकॉर्डिंग अपन इसका क्या करते हैं, इस साइकिल्स को निकाला जाता है। ठीक है भाई, कि ये कहता है इस नियम के अनुसार अपन कहते हैं किसी भी हेस का नियम ये कहता है, हेस के नियम के अनुसार ये किस पर अप्लाई होता है, किसके आधार पर दे रहे अपन, हेस के नियम के अनुसार, हेस के नियम अनुसार, हेस के नियम अनुसार, हेस के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से, किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में, हेस के नियम अनुसार किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बनने में, अभिकारक से उत्पाद बनने में कुल ऊर्जा परिवर्तन समान रहता है। अभिकारक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है।
ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। मतलब ऊर्जा में आपके पास यदि आप अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं तो उसका ऊर्जा परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो, चाहे पूरे पद में, एक पद में संपन्न हो, चाहे एक से अधिक पदों में संपन्न हो, चाहे अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो या एक से अधिक पद में, एक से अधिक पद में या चक्र में सदैव ऊर्जा परिवर्तन शून्य रहता है, सदैव ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है अपने पास, शून्य रहता है। तो हेस के अनुसार बोन हेबर ने रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर तथा हेस के नियम के अनुसार ये बताया कि यदि किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद आप बना रहे हैं तो क्रिया कारक से उत्पाद बनाते समय ऊर्जा परिवर्तन अपने पास क्या रहता है, समान रहता है, चाहे अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो, चाहे अभिक्रिया एक से अधिक पद में संपन्न हो, चाहे आपके पास एक साइक्लिक चक्र हो, आपके पास उसमें ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, हमेशा समान रहता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि बोन हेबर समीकरण एक ऊष्मागतिकीय समीकरण चक्र है जिसमें अपने पास आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हाइड्रेशन ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है तथा इनके संबंधों को ये बताता है। मतलब एक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाते समय यदि आपके पास जितनी भी ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जितना भी अपने पास ऊष्मागतिकी परिवर्तन हो रहा है और इन ऊष्मागतिकी परिवर्तन में जो संबंध होता है उस संबंध को बताता है, उसे भी अपन क्या कहते हैं, बोन हेबर चक्र कहते हैं। कि इस चक्र के आधार पर अपन ऊष्मागतिकी परिवर्तन को आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि उस एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन एग्जाम्पल्स में किसी की भी यौगिक के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बोन हेबर साइकिल चक्र बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले अपन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड के लिए बोन हेबर चक्र, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोन हेबर चक्र हो गया। अब बोन हेबर चक्र के लिए अपन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं NaCl के लिए बोन हेबर चक्र, NaCl के लिए बोन हेबर चक्र। बोन हेबर चक्र, हाँ जी भाई। अब देखो कि NaCl के लिए अपन क्या बना रहे हैं, बोन हेबर चक्र बना रहे हैं। तो NaCl में पहले NaCl से अपन प्रोडक्ट क्रिया कारक से उत्पाद बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्रिया कारक से उत्पाद बनाने में कितना ऊर्जा परिवर्तन अपने पास होता है, ठीक है। यदि वो ऊर्जा परिवर्तन अपन को पता चल जाता है तो उस ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर अपन आसानी से उसका क्या बना सकते हैं, साइकिल बनाया जा सकता है। सबसे पहले यदि मैं कहूँ कि आपके पास कोई सॉलिड है और सॉलिड को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। कोई यदि मेटल अपने पास, वो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, और उस सॉलिड स्टेट को उसमें कौन सी स्टेट में कन्वर्ट करना है, उसे गैसेस स्टेट में लेके आना, मतलब उसकी अवस्था चेंज करनी है। और अवस्था चेंज करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमिनेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है उसे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। कि यदि किसी यौगिक को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में ले जाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर भी बोन हेबर साइकिल चक्र बनाएंगे। तो Na है अपना, Na अपने पास किस में है, देखो NaCl अपने पास कंपोनेंट है। पहले Na से Na किस में लेके जाएंगे अपन, गैसेस स्टेट में, ठीक है। फिर अपन उसकी रिएक्शंस कराएंगे, क्योंकि गैसेस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में आसानी से रिएक्शन नहीं हो सकती।
आपको उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ पर रिएक्शन आसानी से अपन क्या करा सके, संपन्न करवा सके। तो Na को अपन किस में लेके जाएंगे, Na+ में, ठीक है। तो Na को Na+ में लेके जाने के लिए अपन को क्या क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको सब्लिमिनेशन एनर्जी, फिर सब्लिमिनेशन एनर्जी के बाद में आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा के बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद में अपन उसका क्या करेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल चक्र के द्वारा NaCl का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उस निर्माण के दौरान कुल ऊर्जा कितनी अपने पास परिवर्तित होती है, अंतर होता है, उस अंतर को आइडेंटिफाई करके अपने कहेंगे कि NaCl के लिए इतनी ऊर्जा अपने पास है। क्योंकि जस्ट मैंने कहा है कि प्रायोगिक मान पर यह सिद्ध हो चुका है कि आपके पास NaCl की क्रिस्टल जालक ऊर्जा, जो कि किसके आधार पर दी थी, अपन ने बॉन्ड समीकरण के आधार पर दी थी, कितनी दे रही थी, -770 किलो जूल पर मोल अपन दे रहे थे। अब उससे यदि अपन ये कहें कि बॉर्न हैबर साइकिल चक्र के द्वारा भी यही ऊर्जा परिवर्तन अपने पास मिलता है, तो फिर आपका क्या है, अपने पास बॉर्न हैबर साइकिल चक्र एकदम सही है कि जिससे कि अपन जालक ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, आसानी से गणना की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो चले अपन NaCl के लिए सबसे पहले अपने पास क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऐसे लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस पूछता है राजस्थान हिस्ट्री में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो खुद क्वेश्चन पूछता है आपसे कि NaCl के लिए बॉर्न हैबर चक्र बताओ, या ऐसे पूछ लेता हो NaCl के लिए जालक ऊर्जा की गणना करो। क्या पूछ लेता हो, NaCl के लिए बॉर्न हैबर चक्र बनाइए, या NaCl के लिए किसकी गणना करो, जालक ऊर्जा की आप क्या करिए, गणना करिए। ठीक है भाई, तो जालक ऊर्जा की गणना करेगा या बॉर्न हैबर चक्र दोनों बनवाएगा, तो दोनों के लिए अपन उसका क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले ऊर्जाओं का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और उसमें पहली ऊर्जा अपने पास आती है धात्विक सोडियम का परिवर्तन। फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि धात्विक सोडियम है, मेटालिक सोडियम है, उसे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो पहला अपने पास होगा धात्विक सोडियम का परिवर्तन। एक बार मैं लिखा देता हूं कि क्या होती है सब्लिमेशन एनर्जी, क्या होती है अपने पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या क्या होती है अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी। फिर बाकी के जितने भी अपन डायग्राम बनाएंगे उसमें अपन को ये नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट अपन क्या बनाएंगे, उनके डायग्राम बनाया करेंगे। यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सब्लिमिनेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, या आपको खुद को पता है कि सब्लिमिनेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर वो डायरेक्ट पूछेगा कि NaCl के लिए बॉर्न हैबर चक्र बनाइए, तो फिर वो साइकिल चक्र बनाना पड़ेगा। लेकिन साइकिल चक्र बनाने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इस ऊर्जा क्या होती है और ये ऊर्जा कब यूज ली जाती है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि आपको जो Na है, धात्विक Na है, तो धात्विक सोडियम का परिवर्तन, धात्विक सोडियम का परिवर्तन, धात्विक सोडियम का परिवर्तन, राइट। धात्विक सोडियम का परिवर्तन, सोडियम को मैं एक्सचेंज करवा रहा हूं, कहां से कहां लेके जा रहा हूं मैं, तो अपन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सॉलिड सोडियम धातु को 1 मोल ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देकर गैसीय अवस्था में लेके जाते हैं। इस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं, जिससे कि आपके पास सोडियम, आपके पास जो Na है, Na कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, Na कौन सी स्टेट में अपने पास, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट से इसे मैं क्या दे रहा हूँ, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमिनेशन एनर्जी दे रहा हूँ, जिससे अपन क्या करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसे एनर्जी दी और ये किस में चल जाएगा, Na गैस में, किस में चल जाएगा, Na गैस में। ठीक है भाई, तो अपन कह रहे हैं धात्विक सोडियम का किस में कर रहे हैं, अपन गैस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे अपने, इस प्रक्रिया में सॉलिड सोडियम धातु का 1 मोल ऊर्ध्वपातित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। क्या हो रहा है इसमें, इस प्रक्रिया में धात्विक Na 1 मोल ऊर्ध्वपातित ऊर्जा पाकर गैसीय अवस्था में चला जाता है। गैसीय अवस्था में
चला जाता है। अर्थात किसी धातु का ऊर्जा पाकर, अर्थात धातु, ठोस धातु ऊर्जा पाकर गैसीय अवस्था में जाना ही ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। ऐसे डायरेक्ट लिखो, इस प्रक्रिया में दी गई ऊर्जा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है। सब्लिमिनेशन एनर्जी कहलाती है। जिसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। जिसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि सॉलिड को किस में कर रहे हैं, अपन गैस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी जाती है सोडियम के लिए, वो कितनी दी जाती है? जब आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी जाएगी 108 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है? 108 किलो जूल पर मोल की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक मोल के लिए आपके पास जो एनर्जी दी जाती है वो कितनी होती है? 108.5 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है अपने पास? 108.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा दी जाती है। मतलब कि जब सोडियम को, ये देखो अलग अलग सबके लिए अलग अलग होगी, ये फिक्स नहीं है कि आप कोई सी भी मेटल लो आपको 108 ही देनी पड़ेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जब सोडियम को मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सोडियम से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो सब्लिमिनेशन एनर्जी दी जाती है वो कितनी होती है अपने पास? 108.5 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है भाई, तो सोडियम के धात्विक सोडियम का परिवर्तन हो गया। अब सोडियम धनाइनों का निर्माण, दूसरा अपने पास पॉइंट होगा सोडियम धनाइनों का निर्माण। ठीक है भाई, ठीक है भाई। दूसरा अपने पास होगा, सेकंड पॉइंट अपने पास होगा सोडियम धनाइनों का निर्माण। सेकंड पॉइंट क्या होगा? Na+ सोडियम धनाइनों का निर्माण। हाँ जी भाई, सोडियम धनाइनों का निर्माण के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है? तो अपन कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। Na से Na+, कि सोडियम है, ये सोडियम है, इस सोडियम से अपन को क्या बनाना है? Na+ बनाना है। सोडियम कौन सी स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में आ गया। इससे अपन को Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। Na+ गैसियस स्टेट में +1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास? आयनन ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है अपने पास? है आयनन ऊर्जा कहलाती है। जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं अपन? Ie से, आयनन ऊर्जा +Ie की एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी धातु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास? है आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? गैसीय सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश से
एक इलेक्ट्रॉन महत्तम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास? आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है, जिसका मान आयनन ऊर्जा कहलाती है जिसका मान 495.2 किलो जूल पर मोल होता है। क्या कह रहे हैं अपन कि Na को Na+ में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा का मान कितना अपने पास 495.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी जाती है, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के बाहतम कोश से निकलकर Na+ में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे? Na को Na+ में अपन ने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब अपने पास दूसरा क्या है? अपने पास क्लोरीन परमाणु का निर्माण। ठीक है, इसमें भी ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है कि क्लोरीन परमाणु, जैसे अपने पास क्या होगा कि क्लोरीन परमाणु का भी अपन को क्या करना है? निर्माण करना है। तो क्लोरीन अपने पास एक Cl लेना है, जबकि वो किस में होता है? अणु में होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे? हाफ ले लेंगे। जो सॉलिड से किस में लेके जाएंगे? उसे गैसियस अवस्था में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्लोरीन परमाणु का निर्माण। ठीक है, तो अपन 1 मोल क्लोरीन को प्राप्त करने के लिए क्लोरीन का निर्माण। नेक्स्ट अपने पास होगा थर्ड पॉइंट होगा क्लोरीन का निर्माण। क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का निर्माण। हाँ जी, यदि मैं क्लोरीन का निर्माण कहूँगा तो क्लोरीन में आपके पास अणु से अपन को क्लोरीन को मॉलिक्यूल से अपन को क्लोरीन को क्या करना है? प्राप्त करना है। और 1 मोल क्लोरीन परमाणु को प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन अणु को क्या करना पड़ेगा? वियोजित करना पड़ेगा। 1 मोल क्लोरीन परमाणु प्राप्त करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? वियोजित करना पड़ेगा। और वियोजन के लिए एनर्जी दी जाती है, जिसे वियोजन एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन ने क्या कहा है कि आपके पास ये Cl2 है, इसको जब मैं एनर्जी देता हूँ, वियोजन एनर्जी को डिनोटेट किया जाता है कैपिटल D से। जब इस एनर्जी को दिया जाता है तो आपके पास 1/2 क्या होता है? Cl2 का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मतलब 1 मोल अपने पास Cl का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? कि आपके पास Cl2 है, इसको जब एनर्जी दोगे तो ये क्या 2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। या ऐसे डायरेक्ट कर लो अपने पास कि यदि अपन इसे ऐसे देखें, ये अपने पास Cl2 है, जब इसे अपन एनर्जी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Cl। ठीक है, फिर 2Cl को अपन को कन्वर्ट कर दो 1/2 Cl2 गैस को कन्वर्ट कर दो आप। 1/2 Cl2 गैस को कन्वर्ट करेंगे अपन, हाफ एनर्जी दे दो 1/2 D, तो अपने पास क्या हो जाएगा? Cl। ठीक है, ये डायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि Cl2 को अपन कन्वर्ट करेंगे 1/2 Cl में, मतलब हाफ Cl में तो 1 ले लेंगे, 2 मोल ले लेते हैं तो 2Cl हो जाएंगे। तो हाफ की रिक्वायरमेंट अपन 1/2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, Cl2 में अपन को 1 मोल चाहिए, तो हाफ तो जब चाहिए होगा जब अपन को आधा चाहिए होगा। जब 1 मोल चाहिए तो अपन देखो 2Cl में लिया, वियोजन किया। D का मतलब क्या है? वियोजन ऊर्जा, जो कि अणु को किस में कन्वर्ट कर रही है? परमाणु में कन्वर्ट कर रही है। अब देखो 2Cl है ना,
अब 2Cl को फिर अपन को वियोजित करना है, और 2Cl को वियोजित करने के लिए फिर एनर्जी देंगे अपन, वियोजन एनर्जी, और अपने पास Cl परमाणु का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, क्योंकि अपन को एक परमाणु चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो वियोजन की ऊर्जा होती है, क्लोरीन की विघटन ऊर्जा होती है, वो होती है 243 किलो जूल। जो विघटन ऊर्जा होती है D इक्वल टू क्या होता है, क्लोरीन की विघटन ऊर्जा का कितना मान होता है, 243 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। ये एनर्जी आपको दी जा रही है, 243 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन से क्लोरीन रिनाइन का क्या होगा, निर्माण होगा, तब जाके अपन NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि प्लस अपन बना चुके हैं, तो Cl आपको बनाना है। तो नेक्स्ट अपने पास होगा क्लोरीन का निर्माण हो चुका, अब अपने पास होगा क्लोरीन रिनाइन का निर्माण, ठीक है भाई, क्लोरीन के रिनाइन का निर्माण। क्लोरीन के रिनायन का निर्माण, हाँ जी भाई, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जिसे Ea से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है अपने पास, ऋणात्मक होता है। मतलब अपन कह रहे हैं कि गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने करके क्लोराइड आयन बनता है, इस पद में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका मान क्या होता है अपने पास, ऋणात्मक होता है। मतलब आपके पास कि क्लोरीन है, इस क्लोरीन को आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन्स माइनस हो जाएगा। इसके लिए जो एनर्जी अपने पास रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर भाई। और इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है माइनस का 348.3। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिलीज होने वाली ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक क्लोरीन को, क्लोरीन गैस है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उस ऊर्जा को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका जो मान होता है वो कितना बताया मैंने अभी, 348.3 माइनस का 348.3 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इस वैल्यू के आधार पर अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लोरीन रिनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना, क्लोरीन रिनाइन के फॉर्मेशन में ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। अब तक अपन ऊर्जा दे रहे थे, अब अपने पास ऊर्जा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। किसके बाद में, क्लोरीन रिनाइन के बाद में। अब सॉलिड NaCl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि जालक ऊर्जा क्या होती है, याद करो, लास्ट एक लेक्चर अपन ने पढ़ा था, उसमें जालक ऊर्जा की डेफिनेशन क्या लिखी थी। अपन ने बोला था जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो गैसीय आयनों को जोड़ने पर एक सॉलिड क्रिस्टल का क्या करती है, निर्माण करती है। कि अलग अलग गैसीय आयनों को जोड़ने पर एक सॉलिड क्रिस्टल का निर्माण होता है, और उस क्रिस्टल के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, उस क्रिस्टल के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा कहते हैं। तो अब बना दे जालक ऊर्जा, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। तो ठोस NaCl क्रिस्टल का निर्माण। नेक्स्ट अपने पास जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा ठोस NaCl क्रिस्टल का निर्माण। ठोस NaCl क्रिस्टल का निर्माण। ठोस NaCl क्रिस्टल का निर्माण, हाँ जी भाई। यहां से Na प्लस और क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ठीक है, कि ये Na प्लस है, Na प्लस गैसीय प्लस Cl माइनस गैसीय, 1 मोल Na प्लस व एक मोल Cl माइनस। गैसीय अवस्था में जब इनको जोड़ा जाता है या इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया कराने पर 1 मोल NaCl क्रिस्टल का निर्माण होता है। और इस Na क्रिस्टल के निर्माण के दौरान जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा रिलीज होती है, उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा रिलीज होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जो ऊर्जा रिलीज होती है उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा कहते हैं। और इस, ठीक है,
तो और इसकी जो संभवन ऊष्मा होती है, जिसे अपन बोलते हैं कि उपयुक्त रिएक्शन में NaCl ऊर्जा परिवर्तन NaCl की संभवन ऊर्जा होती है, और वो संभवन उस ऊर्जा का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि हैश का नियम ये कह रहा है कि कुल ऊर्जा परिवर्तन अपने पास क्या होता है, बराबर होता है। क्रियाकारक से उत्पाद भी कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया अपने पास बॉन हैबर साइकिल। ठीक है भाई, अब अपन ये कहे कि सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊर्जा का मान एक ही होगा, चाहे जो सोडियम क्लोराइड है उसकी संभवन ऊर्जा का मान क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि हैश का नियम ये कहता है कि सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊर्जा का मान एक ही होगा, चाहे अभिक्रिया कितने ही पदों में क्या हो, संपन्न हो। ठीक है भाई, अतः हम कह सकते हैं कि डेल HF संभवन ऊर्जा अपने पास क्या होगी, डेल HF इक्वल टू डेल HF इक्वल टू अपने पास सबसे पहले कौन सी एनर्जी थी अपने पास, S प्लस 1/2D प्लस वियोजन की मात्रा 1/2D प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी IE प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA प्लस लैटिस एनर्जी U। ये आपके पास क्या होता है, डेल HF संभवन ऊर्जा का क्या होती है, फॉर्मूला होता है। इस आधार पर अपन किसी भी क्रिस्टल के लिए इस मान के इस समीकरण के आधार पर अपन किसी भी प्रतिस्थापी क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसे के आधार पर अपन किसी भी क्रिस्टल के लिए, चाहे वो NaCl हो, चाहे MgCl2 हो, चाहे Mg हो, चाहे कोई सा भी क्रिस्टल हो, उसकी संभवन ऊष्मा ज्ञात करना है इसके नियमानुसार। ये क्या अपने पास, तो अपन सबसे पहले अपन ने ऊष्मा परिवर्तन किया था जिसे अपन बोलते सब्लिमिनेशन एनर्जी, ये वियोजन ऊर्जा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये जालक ऊर्जा। इसका अध्ययन करके अपन किसी भी ठोस NaCl क्रिस्टल के लिए या किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए अपन जालक ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अपन इसको सबको कैलकुलेट करते अपन एक बोन हैबर साइकिल चक्कर बना रहे हैं। ठीक है, बोन हैबर साइकिल चक्कर बनाए अपन। तो सबसे पहले देखो, बोन हैबर साइकिल चक्कर में सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपन को एक NaCl से कन्वर्ट करना अपन को Na में, मतलब Na आपके पास है, ये देखिए Na अपने पास है, ये लो Na कौन सा था अपने पास, सॉलिड में था। इस Na को सॉलिड से किस में कन्वर्ट किया अपन ने, Na प्लस में, राइट, सॉरी Na गैस में। सबसे पहले गैस किया था ना, याद करो, अभी जस्ट किया अपन ने। Na गैस में और Na सॉलिड से Na गैस में परिवर्तन करने के लिए जो एनर्जी दी जा रही थी वो कौन सी थी, सब्लिमिनेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू अपन ने लिख रखी है। जो Na सॉलिड से Na में दी जा रही है उसकी सब्लिमिनेशन एनर्जी है, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 108.8। कितनी अपने पास, 108.8। उसके बाद में अपन इसको किस में कन्वर्ट किया, Na प्लस में, राइट। Na प्लस में कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन के लिए दी जाने वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे किसे नोट करते हैं अपन, IE से, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अपने पास हो रही थी 493.7। आई थिंक मेरे हिसाब से अपन ने आयोनाइजेशन 495 समथिंग, लगभग सिमिलर से होते, 495.2 अपन ने लिखी थी, 495.2। ठीक है, 495.2 NaCl हो गया। अब इसी तरह अपन क्या कर रहे थे, Cs को कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से Na के बाद में अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पर 1/2 Cl2, 1/2 Cl2, ये किस में अपने पास, सॉलिड गैसीय स्टेट में, इसको Cl में लेके जाना है, तो Cl में लेके जाना है, Cl गैस में, इसके लिए कौन सी एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, इसके लिए अपने पास वियोजन, जिसे किसी नोट करते हैं अपन D से, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी लिखवाई थी, डी की वैल्यू अपन ने 243, डी इक्वल टू अपने पास कितना 243 किलो जूल पर मोल। इसके बाद में ये किस में चला गया, Cl माइनस में, वही गैसेस स्टेट में। इसके लिए कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, जो कि क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और रिलीज होती है एनर्जी, उसके लिए माइनस चिन्ह यूज लेते हैं, और इसका मान है माइनस का 348.3 किलो जूल पर मोल। ये अपने पास हो गया साइकिल। अब Na प्लस और Cl माइनस बन चुका है, और Na से Cl, ये हो गया Na प्लस और ये हो गया अपने पास Cl माइनस। ठीक है, ये Na, ये Cl, ये Na और ये Cl2। क्लियर है।
और अपन बोल रहे हैं कि Na+ और Cl- को अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और NaCl- को जोड़ने पर अपने पास जो एक पाथ फर्स्ट होगा उसमें अपने पास लेटिस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ से क्या निकल रही है अपने पास, U एनर्जी निकल रही है, एनर्जी U, और कितनी निकल रही है अपने पास, लेटिस एनर्जी लगभग अपने पास हो रही है 754.8 माइनस का 7 फॉर 754.8 किलो जूल पर मोल। 700 के समथिंग अपने पास एनर्जी की क्या होती है, रिलीज होती है, किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, 754.8 किलो जूल पर मोल। और यहाँ से अपने पास जो पाथ सेकंड से यहाँ से अपने पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है माइनस का Q, और टोटल अपने पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl का। NaCl सॉलिड क्रिस्टल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया अपने पास NaCl के लिए बॉन हैबर चक्र। Na सॉलिड से किस में गया, गैस में। उसके लिए जो एनर्जी दी गई वो कौन सी एनर्जी अपने पास, सब्लिमिनेशन एनर्जी। कितनी है अपने पास, 108.8। फिर उसके बाद में Na+ आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 495.2। इसी तरह अपने पास 1/2 Cl2 अणु से अपन को किस में लेके जा रहे हैं, परमाणु में। ठीक है भाई, उसके लिए वियोजन की मात्रा वो कितनी है, 243 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये रिलीज होने वाली ऊर्जा है, तो माइनस का 348.3 किलो जूल पर मोल। टोटल लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है अपने पास माइनस का 754.8 किलो जूल पर मोल। तो इस जो समीकरण अभी जस्ट अपन ने समीकरण लिखा था, एक समीकरण लिखा है, इस समीकरण का उपयोग करके टोटल संवहन ऊष्मा या लैटिस एनर्जी का क्या कर सकते हैं अपन, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक समीकरण अपन ने पता है, क्योंकि देखो इसमें अपन ने बहुत सारी बातें लिखी है कि आपके पास लैटिस एनर्जी आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, यदि आपको इसमें कैलकुलेट करना हो, वियोजन की मात्रा को कैलकुलेट करना हो। ठीक है, Na+ का निर्माण के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है। ठीक है, बोन हैबर साइकिल में धात्विक परिवर्तन के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है। ये एनर्जी परिवर्तन सब जो आपके पास चल रहे हैं, इस एनर्जी परिवर्तन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना की जा सकती है। मतलब किसी भी अब क्रिस्टल के लिए आपको लिख ले तो उसके लिए अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसी के देखते हुए अपन नेक्स्ट डायग्राम करेंगे MgCl2 के लिए जालक ऊर्जा। अब 8-10 डायग्राम अपन सोल्व कर लेंगे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम अपन से पूछे जाते हैं, वैसे डायग्राम अपन कंप्लीटली पूरे के पूरे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि सबका एक अपन को क्या करना है, जालक ऊर्जा का अध्ययन करते हुए अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपके पास मेहता ई लर्निंग ऐप है, मेहता ई लर्निंग ऐप पे नोट्स अवेलेबल है। नोट्स में आपके पास पूरे क्वेश्चंस आपके पास विद एग्जांपल्स वहाँ पर डले हुए हैं, तो वहाँ पर आप मेहता ई लर्निंग ऐप का यूज करते हुए भी आप इनका क्या कर सकते हैं, इनके नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। और नोट्स लेने के बाद में आप उनसे भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड और डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो क्रिस्टल जालक है उनकी जालक ऊर्जा, और जालक ऊर्जा के साथ साथ उनका क्या पढ़ेंगे अपन, बॉन हैबर समीकरण, बॉन हैबर चक्र भी अपन उसका क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसका क्या पढ़ेंगे अपन, बॉन हैबर चक्र, और ये आपको इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, ये बॉन हैबर चक्र आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।